Good to go. Let's go to the topics. Now, the topic today was judicial review. बट हमारे यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हुआ है वो फंडामेंटल राइट्स है. ऐसा क्यों? इसका एक रीजन है. इसका रीजन ये है कि आपको जुडिशियल रिव्यू क्लियरली नहीं समझ में आएगा जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स. तो लेट मी गाइड यू. Just follow my way of sequence of understanding, and I'm sure that at the end of this 1 hour, you will be experts in the concept of judicial review more than most of the experts are. So, why are we dealing with fundamental rights? एक क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कि ये फंडामेंटल राइट्स में ये वर्ड फंडामेंटल का क्या मतलब है. तो अभी तो मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग में से कुछ लोग ये जवाब दे रहे होंगे. तो दिस कुड बी द पॉसिबल आंसर्स जो आप लोगों के मुंह से निकल रहा होगा. ये बोलेंगे, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर फंडामेंटल राइट्स में इसलिए बोलते हैं बिकॉज दीज आर बेसिक राइट्स. ओके. कुछ और लोग होंगे, हमारे दोस्त होंगे, वो बोलेंगे सब बेसिक तो है बट दीज आर बेसिक ह्यूमन राइट्स. कुछ जो नया नया किसी लेक्चर्स में आए होंगे तो वो बोलते हैं दीज आर क्रूशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी. चलो जी, जिनको पॉलिटी एटलीस्ट बेसिक लेवल तक याद है वो एक और वर्ड यूज करने लगते हैं. वो बोलते हैं सर दीज आर गारंटेड राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बिल्कुल सही, ये सब सही है, लेकिन 100% सही कुछ भी नहीं है. ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एक लॉ है, एक रूल है जिसको आपको सबको फॉलो करना है, और वो रूल आज मैं आपको बता रहा हूं. तो अगर आपके पास नोटबुक्स है तो आप ये रूल नंबर 1 लिख लीजिए, और मैं आपको अब पॉलिटी रूल के अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार, मंत्रास के अनुसार आपको बताऊंगा. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ रूल हियर. ओके, सो व्हाट इज द रूल? ये जनरल रूल है, सिर्फ इसी में नहीं, जनरली मैं आपको बार बार ये पूछूंगा. याद रखना दैट इन द फील्ड ऑफ लॉ, in the field of law, in the field of constitution, there are no synonyms. There are no synonyms. In the words, इसको नॉर्मल बोलेंगे कि कानून की दुनिया में, कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया में, there is no पर्यायवाची. कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता. यानी कि अगर दो शब्द है, ओके, ए और बी, एक बात बोल रहा हूं, और वो दोनों बहुत करीबी मतलब भी है, मैं मान गया बहुत करीबी मतलब है, लेकिन फिर भी इसमें और इसमें कोई ना कोई फर्क जरूर होगा. लॉ और कानून की दुनिया में, कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया में एग्जैक्टली सेम दो वर्ड्स नहीं होते. अगर दो अलग अलग वर्ड्स है तो उन दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग जरूर है. ओके, अब अगर मैं यही लॉजिक यहां यूटिलाइज करूं तो मेरा लॉजिक क्लियर हो जाता है. लॉजिक ये आ जाएगा, इफ यू पे अटेंशन, आपने बोला फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स डीलिंग विद डिग्निटी, फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स और गारंटेड राइट्स. ठीक है, लेकिन फंडामेंटल का कोई सिनोनिम नहीं हो सकता. फंडामेंटल का अपना ही एक मीनिंग होगा. याद रखना, लॉ की दुनिया में पर्यायवाची नहीं होते. तो ये फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल शब्द आपने कई बार सुना होगा. आपने सुना होगा फंडामेंटल शब्द फिजिक्स और केमिस्ट्री में खासकर बड़ा कॉमनली बोलते हैं देयर आर पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स. ये तुमने सुना होगा. फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा. ये जो पार्टिकल्स है इनको हम फंडामेंटल क्यों बोलते? इनको हम फंडामेंटल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज सब कुछ, ऐसा बोला जाता है, एवरीथिंग एल्स emerges from these fundamental particles. So all other matter is made up out of these fundamental particles. वैसे ही, my friends, exactly in those terms, remember this one, that all other laws emerge from the fundamental law of the land. It emerges from the fundamental law of the land. I'm repeating, all laws emerge from the fundamental law of the land, and the fundamental law of the land
is the Constitution of India. So मेरा mantra number 2 for today. Mantra number 2 is that the Constitution of India is the fundamental law of the land. And the fundamental law of the land वो है जहां से बाकी सारे laws बनते हैं, बाकी सारे laws emerge होते हैं, बाकी सब laws की spirit has to be the same spirit as the Constitution of India. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड बोल रहे हैं, तो अब मैं इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिए. सो डेफिनेशन इज लाइक दिस: दोज राइट्स which are guaranteed by the Constitution of India, which is the fundamental law of the land, those rights are called as fundamental rights. देखा, हमने यहीं से डेफिनेशन निकाल ली. हम क्या बोल रहे हैं? All the rights which are, मान के चला, basic rights, human rights, etc. rights, but they are guaranteed by the Constitution of India, and that Constitution of India is the fundamental law of the land, are called as fundamental rights. So fundamental rights are those rights which have to be in spirit of the Constitution of India. I hope this picture is clear. तो मैंने कोई भी synonyms नहीं ढूंढा, मैंने exactly उन्हीं words को use किया. 3 words very important. These are fundamental. Why? Because the Constitution of India is fundamental. Constitution of India word इसलिए जरूरी है because it guarantees these rights. Of course, उनका nature rights का ये है कि they are basic human rights. Are you clear on this part? अगर ये बात क्लियर है तो कुछ और फैक्ट्स इसके पता कर लेते हैं. ये राइट्स लिखे कहाँ हुए? ये राइट्स लिखे हुए हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. फॉर दोज ऑफ यू, ये सब चीजें जो मैं एक्स्ट्रा बताते जाऊंगा, इनको नोट करते रहना. ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 22 पार्ट्स. उनमें जो थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज द वन व्हिच इज डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स. तो ये बात दिमाग में रखना. सेकंड हियर इज दैट इट डील्स विद आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. तो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन. Part 3 of the Constitution deals with fundamental rights and it deals from Article 12 to Article 35. एक लाइन और लिखी हुई है जिसको अभी के लिए सिर्फ याद करना, बाद में एक्सप्लेन करेंगे. These rights are available to an individual. एक इंडिविजुअल को ये अवेलेबल है only against the state. अब ये स्टेट क्या होता है, इसको थोड़ी देर में डील करते हैं. So, हमारे सामने ये पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए. राइट्स एक बार बिना मिस किए. Okay, let's revise this entire thing. All the rights which are basic human rights, which are guaranteed by the fundamental law of the land, which is the Constitution of India, are called as fundamental rights. पूछेंगे सिविल सर्विस एग्जाम में कि ये कहां पर है, तो आप बोलोगे it is written in part 3 of the Constitution. कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35, and it is available against the state. अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट को हम थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे, लेकिन अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट क्या है? तो ये एक इंडिविजुअल है, ओके, इसका नाम है ए, और इसका ये ब्रदर है, इसका नाम है बी. राइट्स ऑफ ए अगेंस्ट बी, समझो ये राइट है कि ए और बी के बीच में इस राइट के बारे में लड़ाई हो रही है कि किसकी प्रॉपर्टी है ये. ओके, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकता. इन राइट्स को बोलते हैं लीगल राइट्स. ओके, सो व्हाट आर दीज? फंडामेंटल राइट्स हैव टू बी अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल राइट्स आमतौर पे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते. इसको अब थोड़ी देर में आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर दीज आर राइट्स अवेलेबल टू यू अगेंस्ट द स्टेट. दिस पिक्चर शुड बी क्लियर. वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. अरे ये बीच में ये क्या आ गया? okay. ये बीच में गलती से नहीं आया. ओके, दिस इज अगेन अ प्रीलिम्स क्वेश्चन. ये है थैंक्स टू यूएसए. ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि एक और क्वेश्चन तुमसे आ सकता है कि वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और हाउ हैव यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. पहली बार वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर किसी कंट्री ने फंडामेंटल राइट्स दिए थे तो वो कंट्री थी यूएसए. ओके, सो ये बात याद रखना.
that the Constitution of USA was the first constitution in the world to have given to its citizens what are called as fundamental rights. Okay. Now, एक और पार्ट. अब जो मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं, ये आपको जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना ज्यादा हो जाएगा कि यू विल फील लाइक एक्सपर्ट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट. पॉलिटी में मेमोराइज सब्जेक्ट्स की तरह से मत लिखा आंसर. यू विल नेवर गेट द मार्क्स जो आपको डिजर्व करते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट यूजिंग डेफिनेशंस. डेफिनेशंस वो नहीं होते जो आपको और मुझे लगते हैं. डेफिनेशंस वो होते हैं जिनको लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, या फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में, या फिर कोई बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट या लीगल पंडित होगा तो उनकी कमेंट्रीज में. तो व्हाट आर द सोर्स ऑफ डेफिनेशंस? दे आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स और दोस वाचा कमेंट्रीज. 99% स्टूडेंट्स जब प्रिपेयर करने जाते हैं पॉलिटी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, तो मेमोराइज बुक में से मेमोराइज चीजें करके चले जाते हैं. सॉरी माय फ्रेंड्स, उससे आप कभी पास नहीं होने वाले. पास होने वाले हो जब तुम ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ोगे. लेकिन जब आप तुम ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ोगे ना माय फ्रेंड, तो तुम बेहोश होकर गिर जाओगे. द रीजन टू दैट इज कि वो एक चीज को डिफाइन करने के लिए 10-10 हजार पेजेस की बुक लिखते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट I will simplify things for you. You will understand this like it is a very simple nursery rhyme. Nursery rhyme की तरह मैं आपको ये बात समझा दूंगा, लेकिन make sure that you understand what I'm trying to tell you. Just go with the flow. Okay? So हम लोग कर रहे हैं पहली definition. The definition is that of the word state. अब ये state क्या हुआ? ये पहली बार ये वो आपका ज्योग्राफी वाला स्टेट नहीं है, जो पंजाब स्टेट, तेलंगाना स्टेट नहीं है. It is a state as we deal with in terms of polity. तो हम पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी. स्टेट क्या होता है? पहले डेफिनेशन को ध्यान से देखो. डेफिनेशन इज स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. दिस इज नंबर 1. ये डेफिनेशन आर्टिकल 12 में लिखी है माय फ्रेंड्स. ये मेरी आपकी लिखी हुई नहीं है. डॉक्टर अंबेडकर हिमसेल्फ हैज रिटन दिस. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. उससे ज्यादा टेक्निकल और उससे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स नहीं हो सकता. वी आर रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट फ्रॉम आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So Article 12 of the Constitution of India में most important definition is the definition state includes government and Parliament of India. Number 1, government and the legislature of each of the states and all other local authorities. तो मैंने 3 बातें बोली. Number 1 मैंने बोली government and Parliament of India. Number 2 मैंने बोली government and the legislature of each of the states, and number 3 लोकल और अदर ऑथोरिटीज. लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुई है. ओके, ये अभी खत्म नहीं हुई है. ध्यान से सुनो. विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो 5 लाइन्स है. ओके, ये आर्टिकल 12 में लिखिए. गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, लोकल एंड अदर ऑथोरिटीज एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और अगर इंडिया के बाहर भी है कोई जगह तो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो क्या मैं बोल रहा हूं? चाहे वो गवर्नमेंट हो या लेजिस्लेचर हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द लेवल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एट द लेवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एट द लेवल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, या लेजिस्लेचर हो जैसे पार्लियामेंट एट द लेवल ऑफ यूनियन, और द स्टेट विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे एट द लेवल ऑफ द स्टेट, या इवन कोई लोकल गवर्नमेंट हो. चाहे वो विद इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन विद इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो तुम नोटिस कर सकते हो कि स्टेट क्या होता है. थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस लगाओ एंड ट्राई टू फाइंड अ कॉमन फैक्टर इन दिस. कॉमन फैक्टर ये आ रहा है कि वो हर कुछ हमारे देश में या किसी भी देश में जिसके पास पावर होती है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, दैट इज स्टेट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं आप सब लोगों को एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं और थोड़ा सा सोचिए. सपोज हमारे भारत देश में देयर इज अ सिटीजन. आप और मैं एक सिटीजन है. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भाग नहीं हूं, मैं स्टेट गवर्नमेंट का भाग नहीं हूं, मैं जज नहीं हूं, मैं आर्मी नहीं हूं, ओके, मैं पुलिस नहीं हूं, समथिंग लाइक दैट. आई एम मियरली अ सिटीजन, आम आदमी. ओके, अगर मैं आम आदमी हूं तो क्या मैं स्टेट हूं? नो, मैं स्टेट नहीं हूं. क्यों?
स्टेट वो होता है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है विद रिगार्ड्स टू गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, legislature of state, or local governments or local authorities within India or within the control of government of India, even if it is outside India, that will be called as state. So this picture should be 100% clear. तो वो हर कुछ जो तुम्हारे यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर रखता है तुम्हारी कंट्री में, दैट इज स्टेट। तो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। सो सुप्रीम कोर्ट स्टेट है, हाई कोर्ट स्टेट है, पुलिस स्टेट है, सीबीआई स्टेट है, पार्लियामेंट स्टेट है, यस, विधानसभा, यस, प्रेसिडेंट, यस, प्राइम मिनिस्टर, यस, me who's merely a citizen of India. No, I am a citizen of India. I am not the state. Picture clear, I hope, for all of you. Okay, so हमारी first definition, तो first contribution हमने जो पढ़ी वो हमने पढ़ी है with regards to the definition of the word state. तुम्हें क्वेश्चन आएगा, state is defined in which article? तो तुम्हारा quick answer, state is defined in article 12 of the Constitution of India. Article 12, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें टॉपिक क्या पढ़ा रहा था? मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ा रहा था फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने तुम्हें बताया था इट इज प्रेजेंट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने उसमें तुम्हें बताया था आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 आर डीलिंग विद पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आर्टिकल 12 में कुछ और ही दिया हुआ है। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दिया हुआ है ऑफ द वर्ड स्टेट। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 12 विच डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, इसमें कौन सा राइट दिया हुआ है? तो तुम्हारा क्विक आंसर क्या होगा कि सर इसमें कोई भी राइट नहीं दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे करते हैं पढ़ाई फॉर एक्सपर्ट्स एंड becoming a champion in this subject. Okay, so article 12 is not defining, is not giving you any right, instead it is giving you a definition, the definition of the word state. State क्या होता है? State वो होता है which is government of India at the level of the union, the government of India at the level of the state, the local governments, the local authorities, the parliament, the state Vidhan Sabhas, the state legislature, and it can be present within India or even outside India, but it should be in control of the government of India. I hope the picture is 100% clear. Oh, एक और definition. तो अभी हमने definition लिया state का, अगला definition law का। हमने ढूंढा state from article 12, तो हमें पता चल गया कि state क्या है। लेकिन जब मुझे बड़ा ताज्जुब है, I'm very surprised, कि जब मैं डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लॉ ढूंढता हूं तो ऐसा बोला तो जाता है कि डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लॉ इज गिवन इन आर्टिकल 13, लेकिन ये एक्चुअली सच नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट वर्जन। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन सम अदर फॉर्म। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव डेफिनेशन। अब ये नेगेटिव डेफिनेशन क्या होता है? नेगेटिव डेफिनेशन वो चीज होती है जो ये नहीं बताती कि वो चीज है क्या, वो ये बताती है वो चीज क्या नहीं है। आई गिव यू एन एग्जांपल। सपोज इस दुनिया में, suppose just to understand this, इस दुनिया में there are only two colors now, okay, one is black and one is white, suppose, और मैं ऐसी दुनिया में रहता हूं जहां पे से दो ही कलर्स है, ब्लैक एंड व्हाइट, और मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि ऐसे बताओ फ्रेंड्स कि व्हाइट क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर व्हाइट वो होता है जो ब्लैक नहीं है। इन अदर वर्ड्स व्हाट इज नॉट ब्लैक, ओके। और अगर मैं तुमसे ब्लैक की डेफिनेशन पूछूंगा तो तुम बोलोगे सर ब्लैक वो होता है जो व्हाइट नहीं है, यानी कि व्हाट इज नॉट व्हाइट। सो तुम डिफाइन नहीं कर रहे हो ब्लैक, तुम मुझे दे रहे हो व्हाट इज कॉल्ड एज नेगेटिव डेफिनेशन। उसी तरह से आर्टिकल 13 लॉ को डिफाइन नहीं कर रहा। आर्टिकल 13 लॉ की नेगेटिव डेफिनेशन दे रहा है। कैसे? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो लॉ की डेफिनेशन कहां मिलेगी? आर्टिकल 13 में। तो इसमें कुछ और लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ो। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे, पहला वर्ड, और अब्रिजेस द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, एंड एनी लॉ मेड इन, तीसरा वर्ड, contravention of this clause shall to the extent of this contravention be void। तुम्हें डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते चक्कर आ गई होगी, ओके, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें समझाता हूं। सिंपल, द वर्ड हियर इज, इसको ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है एनी ऑर्डर बाय द स्टेट। अब मैं दोबारा तो नहीं, मुझे स्टेट बताना पड़ेगा, ओके, मैं फिर भी बता देता हूं। ओके, स्टेट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द लेवल ऑफ द यूनियन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया,
Government of India at the level of the state, parliament or sorry, with the legislature of the state, local authorities within India or outside the control, even outside India but within the control of Government of India. तुम्हें याद होगा, it is given in Article 12. अब मैं क्या बोलो? Any order, any action, any legislation or any amendment. I hope सबको मालूम है amendment क्या होता है. Amendment means change. तो मैं फिर बोल रहा हूं, any order, any action, any legislation, any amendment by the state which, अभी के लिए यही वर्ड याद रखो, which takes away any of your fundamental right or anything which is mentioned in part 3 of the Constitution, my friends, is not law. Important word. It is not law. So I am not defining the word law. I am telling you what is not law. So I am repeating. Any order, any action, any legislation, any amendment which is made by the state and which violates or which touches or which takes away any of your fundamental right which is given in part 3 of the Constitution is not law. So, law क्या होता है? इसमें से कुछ भी ना करो, जो बच गया वो लॉ है. So, लॉ की डेफिनेशन नहीं है आर्टिकल 13 में. एक्चुअली इट इज अ नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लॉ. सो वी हैव टू पार्ट्स. ओके, अभी तक हमने दो पार्ट्स किए. हमने किया आर्टिकल 12 विच इज डिफाइनिंग द वर्ड स्टेट, और हमने किया आर्टिकल 13 विच इज डिफाइनिंग द वर्ड लॉ. ऑलराइट, अब क्या आ गया? अब आ गया जुडिशियल रिव्यू. अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू समझने के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे फिर से रिकैप करना पड़ेगा. मैंने तुम्हें एक लाइन बोली थी, और मैंने बोली थी कि लॉ की डेफिनेशन कुछ और है. लॉ की डेफिनेशन नेगेटिव टर्म्स में. नेगेटिव डेफिनेशन मतलब एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट विच टेक्स अवे योर फंडामेंटल राइट्स will not be accepted as law. अच्छा, लेकिन अगर स्टेट जिसके पास सारी पावर है, पार्लियामेंट जिसके पास सारी पावर है, विधानसभा जिसके पास सारी पावर है, अगर उसने कुछ ऐसा बना दिया जो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स को ले गया, तो तुम्हें कौन बचाएगा? तब तुम्हें बचाया जाएगा by using this power called as judicial review. तो जुडिशियल रिव्यू कब पिक्चर में आता है? जब तुम्हारा नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लॉ, जो लॉ को हम डिफाइन कर रहे थे, उसकी वायोलेशन में, उसकी खिलाफत में स्टेट कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा अमेंडमेंट, कोई ऐसा लेजिस्लेशन पास कर देता है विच विल टच योर फंडामेंटल राइट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जुडिशियल रिव्यू तुम्हारे लिए बहुत 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 प्रेशियस है. लेट मी सी हाउ. अब ये वर्ड है जो हमने अभी अभी शब्द किया था, याद है? हमने वर्ड यूज किया था टेकिंग अवे. अच्छा वर्ड नहीं है. वर्ड्स को टेक्निकल यूज करना सीखो. द वर्ड्स आर वायोलेशन, अब्रिजमेंट एंड कॉन्ट्रावेंशन. जहां पे भी तुम बैठे हो, इन वर्ड्स को 3 बार बोलो. द फर्स्ट वर्ड इज वायोलेशन, सेकेंड वर्ड इज अब्रिजमेंट, थर्ड वर्ड इज कॉन्ट्रावेंशन. अब हम डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे. प्लीज कॉन्सेंट्रेट है. अब तुम्हें सब कुछ आता है, सिर्फ डेफिनेशन समझो. सो आई एम सेइंग एनी ऑर्डर, any action, any legislation, any amendment. अभी हमने ये पढ़े थे तीनों वर्ड्स. तो हमने बोला any order, any action, any legislation, any amendment which, हमने पिछली बार वर्ड यूज किया था takes away, वो बड़ा कॉमन वर्ड है. इंस्टेड इसको यूज करेंगे which violates, abridges or contravenes. Say the word. Which violates, abridges or contravenes any fundamental right or given in the part 3 of the Constitution is not law. And what is not law shall be called as ultra vires. What will be called as? Ultra vires. So an illegal
order, an illegal action, an illegal legislation, illegal amendment shall be called as ultra vires. Ultra vires एक लैटिन वर्ड है. लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है कि इट इज, इसको कुछ अलग मीनिंग होगा. अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं. ओके, थोड़ा सा मेहनत, वन फाइव से. सो से द वर्ड, any order, any action, any legislation, any amendment which violates, abridges, contravenes anything in part 3 of the constitution is not law. It shall be declared as, ये वर्ड याद रखना. अभी मैंने क्या बोला? It shall be declared as ultra vires. Ultra vires का मतलब it is not in the spirit of the constitution of India. लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि it is declared as. कौन डिक्लेयर करेगा इसको? इसको डिक्लेयर कौन करेगा? अल्ट्रा वायर्स. इसको डिक्लेयर करेगा द कोर्ट्स ऑफ इंडिया. ये कोर्ट्स ऑफ इंडिया जो जिस पावर को, जिस ताकत को इस्तेमाल करके ऐसे किसी नॉट लॉ को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करते हैं, उस ताकत को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू. सो व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? Judicial review is the power of the court to declare any order, any action, any legislation, any amendment which violates, abridges or contravenes anything in part 3 of the constitution. तो तुम्हें बचाने वाला कौन? अगर स्टेट ने तुम्हारे खिलाफत में, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन में अगर कोई ऑर्डर पास किया, अगर कोई एक्शन पास किया, अगर कोई लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट पास की, तो उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है? कोर्ट्स के पास है. उस पावर को क्या बोलते हैं? उस पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू. सो ये जो जुडिशियल रिव्यू है, इट इज का फायदा ये होगा कि दैट लॉ विल बी डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायर्स. उसको नॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज बिकम नल एंड वॉइड, एंड हम इसको लैंग्वेज में बोलते हैं द कोर्ट्स हैव स्ट्रक डाउन सच अ लॉ. The word क्या बोलेंगे? The courts have struck down such a law. Are you clear on this part? तो इसको एक बार हम प्रीवियस में पढ़ते हैं. मैंने क्या बोला था तुम्हें? The state shall not make any law which takes away, abridges the rights. अब वर्ड समझ में आता जाता है? Violation, abridgment. By this part and any law made in contravention, तीसरा part of this clause shall to the extent of the contravention be declared as void. My friends, जहां बैठे हो चिल्ला के आंसर दो. void का एक और वर्ड यूज करो. तो वर्ड यूज करोगे अल्ट्रा वायर्स. So who is declaring this ultra wires? This is being described by or done by courts. तो आर्टिकल 13 की दो contributions. Number 1, it is defining or it is giving me a negative definition of the word law, and it is also describing the power of judicial review. Are you understanding this part? So Article 12 की definition का requirement था to define the word state. Article 13 का requirement है to define the word law. And don't forget this, my friends, to explain the definition of the word or describing the power of judicial review. I hope the picture is clear. So what is judicial review? The power of the courts to declare anything which is against my fundamental rights or against the spirit of the constitution as ultra vires. इस power के बिना, my friends, तुम बर्बाद हो सकते हो. अगर स्टेट ने ऐसा कोई ऑर्डर पास कर दिया, ऐसा कोई एक्शन पास कर दिया, ऐसा कोई लेजिस्लेशन पास कर दिया, ऐसा कोई अमेंडमेंट पास कर दिया जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को फेंक दे, बर्बाद कर दे. उसके 3 वर्ड्स क्या है? वायोलेशन, अब्रिजमेंट एंड कॉन्ट्रावेंशन. 3 वर्ड्स यूज करना. तुम्हारा एग्जामिनर विल बी वेरी 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 इंप्रेस्ड बाय यू. सो व्हाट आर वी सेइंग? अब a final recap of this understanding. So अल्ट्रा वायर्स हो गए. नाउ द वर्ड इज कि ये पावर ऑफ द जुडिशियल कोर्ट्स, और ये पावर हमें मिलेगी कहां से? ओके, ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमें मिली तो आर्टिकल 13 से, लेकिन हम इनको दे किसको रहे? हम इनको दे रहे हैं टू कोर्ट्स. कौन से कोर्ट्स? तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कोर्ट्स 3 टाइप्स के, 3 लेवल्स के, टाइप्स के नहीं,
3 लेवल्स के सुप्रीम कोर्ट विच इज द हाईएस्ट लेवल, इसको ऐसे बनाते हैं। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है माय फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। हमारे लोएस्ट मोस्ट कोर्ट्स आर कॉल्ड एज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिनको हम लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं हाई कोर्ट्स और फिर हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हमने ये नहीं दी हुई पावर। कौन सी पावर नहीं दी हुई? हमने नहीं दी हुई है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इंस्टेड हमने दी हुई है दिस टू द सुप्रीम कोर्ट as well as to the high courts of the state. Most of the people who are appearing for this exam make a mistake here. They think it is only available to the Supreme Court. No, my friends, it is available even to the high courts of the state. So, in other words, अगर मैं normal words में बोलूँगा, the high courts of the state can also declare anything which is in violation, abridgment, or contravention of your fundamental rights. Anything that you do this, any order, any action, any legislation, any amendment can be declared as ultra-vires, both by the Supreme Court as well as by the high courts of the state. But what is crucial amount, I hope you understand, और इसमें कोई इतना technical नहीं होना चाहिए, the highest power of judicial review will be available to the Supreme Court. लेकिन the important prelims question, it is available to the high courts of the state also. So please don't make a mistake about it. So we have Supreme Court as well as the high courts of the state having the power of judicial review. Now, तो हमारे पास power of the courts, that is Supreme Court and the high courts of the state, are protecting you from the state's arbitrary action. तो state कुछ बर्बाद कर रहा है आपको, और आपको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है. They have the power of judicial review. लेकिन एक गड़बड़ है. गड़बड़ ये है कि मैं है ना स्टेट हूं. आई एम जस्ट अज्यूमिंग दिस, ओके, कि मैं स्टेट हूं. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. और मुझे मालूम है कि ये जो सिटीजन है इसको बचा कर रखने का काम ये हमारे कोर्ट्स कर रहे हैं. ओके, सो ये आपका कोर्ट है, राइट. सो आई एम जस्ट मेकिंग, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट, ये आपका हाई कोर्ट, इनके पास है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. करेक्ट. ओके, अब इसको स्टोरी की तरह समझो. तो मैं स्टेट हूं, मेरे पास सारी की सारी पावर है, तो मैं ऐसे बोलता हूं कि यार मैं कुछ ऐसा कर दूं which violates, abridges or contravenes any of the fundamental rights. और fundamental right क्या थे? The ones which were available to the citizen. These were guaranteed rights. I hope सबको ये बात याद है. तो मैं ना स्टेट हूं, तो मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूं. मैं ऐसे सोचता हूं यार अगर मैंने कोई फंडामेंटल राइट ले लिया तो मुझे बड़ा फायदा है. लेकिन अगर मैं किसी फंडामेंटल राइट को टच भी करता हूं, जरा सा छूता भी हूं, तो तुम्हारे कोर्ट्स बचाने आ जाते, बिकॉज उनके पास है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो मैं ऐसे सोच रहा हूं, ऐसा मैंने दिमाग लगाया, मैं ऐसे सोचता हूं कि ऐसा कुछ कर दूं कि जिससे ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हटा दूं मैं. तो मैं एक लॉ पास करता हूं कि आज के बाद कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू ही नहीं है. वाह, जब तुम्हारे पास जुडिशियल रिव्यू ही नहीं होगी कोर्ट्स के बाद, तो भाई तुम्हें बचाएगा कौन? तुम्हारी तो स्टोरी खत्म. व्हाई? बिकॉज जब जुडिशियल रिव्यू ही नहीं है तो कोर्ट्स का कोई पावर नहीं है. जब कोर्ट्स की कोई पावर नहीं है तो कौन डिक्लेयर करेगा मेरे अल्ट्रा वायर्स ऑफ माय ऑर्डर एक्शन अमेंडमेंट? कोई है ही नहीं. तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो जो बचाने वाला है उसके पास कोई पावर ही नहीं है. तो यहां पर एक स्टोरी क्लियर होनी पड़ेगी कि अब मैं क्या करूं. तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एक सवाल छोड़ दिया, और वो सवाल तुम जवाब दोगे. जो सवाल ये है, क्या जुडिशियल रिव्यू एक एब्सोल्यूट पावर है? एब्सोल्यूट पावर ये है कि इस पावर को छुआ ही नहीं जा सकता. भाई तुम लोगे तो तब ना जब जुडिशियल रिव्यू तुम्हारे बस में होगा. मिस्टर स्टेट, मैं कुछ ऐसा पूछ रहा हूं, क्या ये जुडिशियल रिव्यू इस स्टेट के पावर में है कि ये जुडिशियल रिव्यू की पावर ही ले ली जाए, कि पावर ही ना हो? In other words, a prelims mains question, beautiful question by the civil servants exam is judicial review an absolute power or can it be taken away? To answer this, दो important judgments जो तुम्हें twinkle twinkle little star की तरफ memorize कर लेनी है. Okay. First judgment is the famous judgment called as Kesavananda Bharati versus State of Kerala 1973. So Supreme Court ने State of Kerala, sorry, Kesavananda Bharati versus State of Kerala judgment of 1973 दी.
दूसरी जजमेंट जो तुम अभी के लिए याद कर लो, दैट इज आईआर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। ये जजमेंट भूलना मत, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये ध्यान से और धीरे धीरे याद करो। द फर्स्ट जजमेंट इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ओके, सिमिलरली उतनी ही इंपॉर्टेंट जजमेंट इज अनदर जजमेंट कॉल्ड एज आईआर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये आईआर कोहिलो केस नहीं है, आईआर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु ईयर 2007। इसको प्लीज ध्यान से देख लो और इन वेरी कॉमन, वेरी शुद्ध भाषा रट लो। फर्स्ट, इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन करेंगे। अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 एंड आईआर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 2007। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों केसेस ने डील किया था with a concept called as basic structure of the Constitution of India. बोलो ये बात, the words were basic structure of the Constitution of India. तो इसका लॉन्ग एंड शॉर्ट, जैसे हमने इसको डिटेल में तो बाद में करेंगे, बट लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी ये है कि डियर स्टेट, ये जजमेंट का मतलब ये है कि डियर स्टेट, तुम कुछ भी बना सकते हो, तुम लेजिस्लेशन पास कर सकते हो, ऑर्डर पास कर सकते हो, एक्शन पास कर सकते हो, अमेंडमेंट पास कर सकते हो, तुम पावर हो यार, तुम यू आर द पावर, यू आर आर्टिकल 12, मान गए भाई, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। लेकिन तुम द वेरी फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिस विजन को लेकर हमारे फाउंडिंग फादर्स डॉक्टर अंबेडकर एंड द रेस्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चले थे कि हिंदुस्तान, इंडिया कैसा होगा, उस वेरी फैब्रिक को नहीं टच कर सकते। उस वेरी फैब्रिक को अगर तुमने टच किया तो जो आइडिया है, जिसके ऊपर, जिसके बेस पर हमने इस इंडिया को सोचा है, ये हमारा सपना बना, वो तुम नहीं टच कर सकते। क्योंकि अगर तुमने उसको वायोलेट किया, उसको अब्रिज किया, उसको कॉन्ट्रावेन किया, तो तुमने इंडिया का आइडिया ही बर्बाद कर दिया। इस फैब्रिक को हम जब बोल रहा हूं मैं, फिर भी हम इसको बाद में डिटेल में करेंगे, बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कई सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी एक एग्जांपल है। ओके, सो डेमोक्रेसी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं सबको, थोड़ा सा आइडिया। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब मैं स्टेट हूं, कल मैं एक लॉ पास करता हूं कि भाई आज के बाद ना इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। व्हाई यू कैन नॉट पास सच अ लॉ? व्हाई यू कैन नॉट पास अ लॉ? बिकॉज यू आर हिटिंग, से द वर्ड, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तुमने ऐसा लॉ पास किया, तुमने ऐसा एक्शन अमेंडमेंट पास किया जो तुम्हारी डेमोक्रेसी को ले रहा है, तो नहीं, यू कैन नॉट डू दिस। व्हाई? बिकॉज इट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रही है दो जजमेंट्स। कौन सी जजमेंट्स? Kesavananda Bharati versus State of Kerala 1973 and I.R. Coelho case versus Tamil Nadu, State of Tamil Nadu, that is 2007. ये दोनों में अब डेमोक्रेसी, फॉर एग्जांपल, सेम इज रिपब्लिक। ओके, रिपब्लिक, आई होप यू अंडरस्टैंड कि द हेड ऑफ द स्टेट विल बी एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, ओके, इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब कल मैं एक लॉ पास करता हूं, ऐसे नहीं होगा भाई, आज के बाद ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। ओके, एक फैमिली है, सिर्फ वही राजा बनते जाएंगे। सॉरी माय फ्रेंड्स, मिस्टर स्टेट, आप ये नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज यू आर हिटिंग, से द वर्ड, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेक्युलरिज्म, फॉर एग्जांपल, इस देश में सर्वधर्म संभाव होता है, धर्म निरपेक्षता होती है। हम यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, हम सबको बराबर मानते हैं। कल तुम कुछ ऐसा लॉ पास कर दो जो एक रिलीजन के खिलाफत में हो कंप्लीटली, या सिर्फ एक ही रिलीजन को अपहोल्ड करो, ओके, सॉरी माय स्टेट, यू कैन नॉट डू दिस, यू आर हिटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ध्यान से सुनो, एंड आईआर कोहिलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? डियर स्टेट, यू कैन डू एनीथिंग, you can do anything, but you cannot touch or hit or violate or abridge or contravene the basic structure of the Constitution of India. तो मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं, जबकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ाएंगे। जी, मैं तुम्हें इसलिए ये सब पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन्हीं जजमेंट्स में, केशवानंदा भारती और आयर कोयलो केसेस में और बहुत सारे ऐसे केसेस में, हमने ये भी डिक्लेयर कर दिया है दैट जुडिशियल रिव्यू
the power of judicial review is also a part of, say the word, basic structure of the Constitution of India. तो डियर स्टेट, तुम बाकी सबके साथ साथ ये भी याद रखना कि तुम मेरा कोर्ट्स का जुडिशियल रिव्यू का पावर भी नहीं टच कर सकते. तो तुम जुडिशियल रिव्यू को टच नहीं कर सकते, तुम वायोलेट नहीं कर सकते, तुम अब्रेज नहीं कर सकते, तुम कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर सकते. किस चीज का? जुडिशियल रिव्यू. तो अगर ये बात सही है तो इसका आंसर क्या है? जुडिशियल रिव्यू इज एन एब्सोल्यूट पावर. यस माय फ्रेंड्स, जुडिशियल रिव्यू इज एन एब्सोल्यूट पावर. तुम्हारे कोर्ट से कोई भी जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं ले सकता. और क्यों नहीं ले सकता? तुम जहां बैठे हो प्लीज चिल्ला के बोलो. बिकॉज इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और ये किसने डिस्क्राइब कर दिया? ये डिस्क्राइब किया दो जजमेंट्स ने, जिसको अभी के लिए हम याद करेंगे. वन इज द केशव नंदा भारती जजमेंट एंड वन इज द आयर कोयलो केस, जिसको मैं अगली क्लास में तुम्हें डिस्क्राइब करना स्टार्ट करूंगा. ओके, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि डियर स्टेट, तुम जुडिशियल रिव्यू को टच भी नहीं कर सकते, तुम इसको नहीं वायोलेट कर सकते, अब्रेज नहीं कर सकते, कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर सकते, बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर है. तो तुम्हें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि जुडिशियल रिव्यू, या मेंस में क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब व्हाई जुडिशियल रिव्यू इज एन एब्सोल्यूट पावर. तो बोलोगे judicial review is an absolute power because it cannot be violated, it cannot be abridged, it cannot be contravened, and because it cannot be violated, abridged and contravened, I hope you're understanding, it is a absolute power. तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है डियर सिटीजन्स. तुम्हारा आर्टिकल 13 प्रोटेक्टेड है, तुम्हारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड है. क्योंकि जब भी स्टेट किसी भी तरह की बदमाशी करेगा, किसी भी तरह की गलती करेगा, किसी भी तरह से वायोलेशन, अब्रिजमेंट एंड कॉन्ट्रावेंशन करेगा, तो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पास सुप्रीम कोर्ट है और इवन द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट है, वो भूलना मत. ओके, सो वो यूज करेंगे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. और अगर उनमें से ये पता चल गया कि देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो दे विल डिक्लेयर इट एज अल्ट्रा वायर्स एंड डिक्लेयर इट एज नल एंड वॉइड, और उसको बोला जाता है दे विल स्ट्राइक इट डाउन. आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? इसको इस तरह से पढ़ते हैं माय फ्रेंड्स. जब सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ा जाता है तो तुम्हें क्लियर वर्ड्स आते हैं, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आता है, तुम्हारे पास गुड इंप्रेसिव वर्ड्स आते हैं, तुम्हें टेक्निकल नॉलेज हो जाती है, तुम उसको अप्लाई कर पाते हो, एंड यू आर एबल टू मीट ऑल द चैलेंजेस ऑफ अ सिविल सर्विसेज एग्जाम. सिविल सर्विसेज की एग्जाम चेंज हो चुकी है माय फ्रेंड्स. वो रट्टे रटाए दिन भूल गए, वो मेमोराइजेशन के दिन चले गए. अब तुम्हें कितनी बातें इधर से उधर लिंक करनी पड़ेगी. And always study from authentic sources. Authentic sources: Supreme Court judgments, parliamentary proceedings, Constitutional Assembly debates, या फिर some experts की commentary. I will simplify these things for you so that when you write an answer, your answer should be 100% perfect. Okay? So, ये हमने कर लिया. Now, अरे ये डेट क्या है? ये डेट है 24 अप्रैल 1973. अगर आप मेरे जैसे हो तो आपको इस डेट के दो सिग्निफिकेंस होंगे. पहली सिग्निफिकेंस मैं पहले बता देता हूं. सिग्निफिकेंस ये है कि इस दिन आई थी जजमेंट जिसको बोला जाता है केशवानंदा भारती जजमेंट. इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, केशवानंदा भारती जजमेंट, जो अभी हमने किया है. केशवानंदा भारती जजमेंट और केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की जजमेंट आई थी 24 अप्रैल 1973 को. तो ये डेट क्यों जरूरी है? बिकॉज इस दिन के बाद से 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 के बाद से जुडिशियल रिव्यू को हमने एक ओहदा दे दिया है. वी हैव गिवन इट द ओहदा और द टाइटल और द पोजीशन ऑफ दैट इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 24 अप्रैल 1973 was a landmark date because इस दिन आई थी the Kesavananda Bharati judgment, जिसके बाद से the Supreme Court has declared that Mr. State, you cannot take away the power of judicial review. It becomes an absolute power. इस लाइन को रट लो. 24 अप्रैल 1973 की एक और सिग्निफिकेंस है,
और जो आप मेरी तरह होंगे तो आपको जरूर याद होगा ये सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है। ओके, तो वो भी उतना ही जरूरी देना है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन पॉलिटी के लिए ये ज्यादा जरूरी है। पॉलिटी के लिए ये जरूरी है कि 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 के बाद से जुडिशियल रिव्यू हैज बिकम अ important, in fact the most vital part for you for protection, since it has become an absolute power. The state cannot violate it, cannot abridge it, and cannot contravene it. Let's summarize the entire thing. Fundamental rights क्या है? Fundamental rights are guaranteed rights. No, अब तुम पूरी definition बोलोगे. Fundamental rights are those basic rights, those human rights which are guaranteed by the fundamental law of the land. और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ये तुम्हें मालूम पड़ गया। फिर पूछा कि आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स। अब मैं तुमसे एक से सवाल पूछ लेता हूं, तुम लोग खुद ही जवाब दे दोगे। तो यार आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट्स लिखा है, आर्टिकल 12 में कौन सा राइट लिखा हुआ है? तो तुम बोलोगे नो सर, आर्टिकल 12 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ सिद्धार्थ सर, वहां पर कोई फंडामेंटल राइट नहीं लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट। ओके, तो गुड। तो मैं फिर पूछूंगा यार आर्टिकल 13 में तो कोई फंडामेंटल राइट लिखा होगा, तो बोलोगे नहीं नहीं सिद्धार्थ सर, वहां पे भी नहीं लिखा हुआ। आर्टिकल 13 में भी कुछ और लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लॉ, और वो भी नेगेटिव टर्म्स में लिखा हुआ है। ओके, प्लस एक और इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, that is describing the power of what is called as judicial review. So article 13 is defining the word law and describing the power of judicial review. Judicial review क्या है? Judicial review is the power of the courts to declare something as ultra vires or declare it as null and void and strike it down. लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी दिन ये है कि judicial review को from the date of 24th April 1973, that is from the date of Kesavananda Bharati judgment, has now become a part of the basic structure of the Constitution of India. इसको तुम अच्छे वर्ड्स में बोलोगे कि सर it has become a absolute power. It has become an absolute power. Both the Supreme Court and the High Courts have this power. ये हमने बता दिया है, याद रखना ये दोनों के पास है। Scope differs. Scope इसलिए क्योंकि मानो या ना मानो Supreme Court की judgment will be always stronger than the High Court. So I hope you understand it is the top court. It is the apex court. Hence, both of them have got judicial review powers, but the power of the Supreme Court is obviously wider in scope. Are we clear on this part? I hope and you understand how we want to make you be ready for this exam. This exam will not be based upon the rote memorization method. वो method गए, वो दिन गए, वो भूल जाओ, वो सब तरीका, उससे कभी पास नहीं होने वाले। उसे तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट करने में तो कोई मना ही नहीं है, लेकिन पास नहीं होने वाले एग्जाम। और स्पेशली अगर तुम ऐसे आंसर्स लिखोगे ना, तुम पास नहीं होंगे माय फ्रेंड्स, तुम टॉप कर जाओगे एग्जाम। ओके, बिकॉज दिस इज 100% 24 कैरेट गोल्ड। ओके, बिलीव दैट हम लोग आपकी हर तरह से मदद करें, उसी तरह से हम लोग आपको अभी 50% ऑफ दे रहे हैं। इस 50% ऑफ का पूरा फायदा उठाइए। मेक श्योर दैट यू गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। और कोई करंट अफेयर तुम चाहते हो, स्निपेट्स में मैं ये टॉपिक्स खत्म कर सकता हूं और उस खत्म कर सकता हूं जहां के आगे यूपीएससी शायद ही कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा। जो एस्पिरेंट फ्रेंड्स होते हैं उनसे गलतियां हो जाती है, या तो वो ओवर पढ़ते हैं या फिर वो बिल्कुल ही अंडर प्रिपेयर करते हैं, और इन मोस्ट केसेस वो ओवर तो नहीं कर पाते, वो ऐसा कुछ पढ़ने लगते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। एंश्योर दैट यू डोंट डू दिस पार्ट। बहुत प्रेशियस टाइम है तुम्हारा, बहुत कीमती वक्त जिंदगी का इस एग्जाम की तैयारी में लग रहा है, उसको जाया मत जाने दो। तो अगर तुम चाहते हो कुछ स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में पढ़ाऊं, कुछ चाहते हो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में तुमको पढ़ाऊं, मेक श्योर कि उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। आई विल एज ऑफ नाउ, अब मैं ऐसे कोई प्रॉमिस तो नहीं करता कि मैं अगले दिन ही पढ़ा दूंगा, लेकिन आई विल इंश्योर कि वो सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हारे करंट अफेयर्स होते जाए। और उन क्वेश्चंस को जब तुम लिख रहे होगे ना, जब तुम करंट अफेयर्स कौन से करंट अफेयर्स पढ़ने, तब भी तुमको रियलाइज हो जाएगा कि तुम वेवर्ड तो नहीं जा रहे हो, कहीं उल्टे सीधे कोई भी करंट अफेयर्स तो नहीं पूछे जा रहे हो, वहां से भी तुमको आइडिया हो जाएगा। बट आई वुड बी वेरी हैप्पी टू एंटरटेन दोस काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। आई विल बी वेरी हैप्पी टू कंटिन्यू टीचिंग। प्लीज डोंट मिस दिस ऑफ द कोर्स SIDLIVE SIDLIVE. I'll be very happy to teach you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.